सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आज मतलब आपके पेजेस बाजू में डिस्प्ले होंगे और मैं उनको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग से हम स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 1 में थिन फिल्म इंटरफेरेंस और उसका डेरिवेशन था रिफ्लेक्टेड लाइट का, जिसमें हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना था। ठीक है, दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। माइनस लैम्डा बाई 2 किस लिए आया था? ड्यू टू फेज चेंज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई। ये नॉलेज पॉइंट है, हमेशा याद रखना। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो फेज चेंज होता है पाई का, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अवर टॉपिक नंबर 3, दैट इज एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। बहुत बार पेपर में सवाल आया है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के ऊपर, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपके जो बुक के पेजेस है उसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है, वो थ्योरी मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके ऊपर, जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के बारे में बताया गया है कि ये क्यों यूज़फुल है। देखो, जैसे मेरा पर्टिकुलर मान लो कि कैमरा है, उसके ऊपर एक ग्लास है मान लो। ठीक है, अगर ये मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे इमेज निकालनी थी, जैसे इसे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर की जो मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी मुझे फ़ोटो निकालनी है, उसके अंदर से रेज आएंगी, इसके अंदर रेज आएंगी और टकरा के वापस चली जाएंगी, टकरा के वापस जाएंगी। दैट मीन्स अगर ये फ़ोटो निकालने वाला कैमरा होगा तो ये अच्छी फ़ोटो नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही थी वो सारी इसने ऑब्जॉर्व नहीं की, कुछ लाइट उसने रिफ्लेक्ट की। तो इस रिफ्लेक्शन को हमें बचाना है, इसलिए हमें एंटी रिफ्लेक्टिंग मतलब जो रिफ्लेक्शन को बचाए वो हमें इंस्टॉल करानी है चीज़। तो उसके लिए हमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग एक तरह से फिल्म लेते हैं, थिन फिल्म, इस पर्टिकुलर ग्लास के ऊपर। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया। इवन सोलर सेल्स वगैरह होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि सनराइज की जो रेज आ रही है वो एनर्जी पूरी ऑब्जॉर्व होनी चाहिए, ना कि रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। तो वहाँ पर भी हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में अच्छे से लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है और वो आपको लिखना भी है। ठीक है, मुझे दो चीज़ पे आनी है। बाजू में आपके इसमें डायग्राम भी डिस्प्ले होगा, थ्योरी सब कुछ डिस्प्ले होंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उस हिसाब से। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में हमें दो चीज़ याद रखनी, फेस कंडीशन एक एम्पलीट्यूड कंडीशन। फेस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जो वेव, जो फर्स्ट वेव आपको दिख रही है जो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, और जो सेकंड वेव दिख रही है जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, मतलब टॉप और बॉटम सरफेस से जो वेव रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना चाहिए। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी तभी मतलब वो इंटेंसिटी क्रिएट नहीं कर रही है ऊपर। दैट मीन्स जो लाइट हमारी आ रही थी इस पर्टिकुलर चीज़ से, कैमरे के अंदर जो लाइट आ रही थी वो पूरी ऑब्जॉर्व हो रही है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज कर रही है, जिसका हमें यूज ही नहीं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करती मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है। समझ रहे हो आप? मान लो ये मेरा कैमरा की लेंस है और ये मुझे पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी मुझे फोटो निकालनी है, इसके अंदर से लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट बैक की। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी एम्पलीट्यूड उनका बढ़ेगा। दैट मीन्स जो एनर्जी इसके अंदर जानी चाहिए थी वो एनर्जी इसके अंदर मतलब इधर चली गई, है ना। तो उसके वजह से फेस कंडीशन क्या बोलती है? एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अंदर हमें फेस कंडीशन ऐसी सेट करनी है जिससे कि टॉप और बॉटम सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड करे। समझ में आ रहा? और सिंपल सी बात है कि अपोजिट फेज में होना चाहिए, जिससे कि वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो फेस कंडीशन में पढ़ता हूँ, द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ फिल्म आर इन अपोजिट फेस सच दैट इट्स ओवरलैपिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको लिखना अच्छे से। एम्पलीट्यूड कंडीशन क्या बोलती है? जो वेव है, जो दो वेव निकल रही है उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, इससे अभी हमें दो डेरिवेशन निकालने हैं। एक फर्स्ट डेरिवेशन निकालना है थिकनेस ऑफ फिल्म, जो इस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मतलब पर्टिकुलर जो ग्लास है इसके ऊपर जो हमें कोटिंग चढ़ानी है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और सेकेंड चीज़ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो देखो, फेस कंडीशन से हम निकालेंगे उसकी थिकनेस, और एम्पलीट्यूड कंडीशन से हम निकालेंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पेज बदलिए आप। फेस कंडीशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है फाइंडिंग मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा उसके साथ, मतलब वही है। देखो, बीच में फिल्म है, ऊपर एयर है और उसके नीचे ग्लास है। जस्ट दिस जो मेरा ऑप्टिकल आपको दिख रहा है ना, ऑप्टिकल लेंस, ये लेंस है, मतलब दैट इज ग्लास। इसके ऊपर हम फिल्म चढ़ाएंगे और इसके बाहर क्या, एयर। उस तरह से डायग्राम ट्रांसेक्शनल व्यू में आपके पास दिखाया गया, और रे वहाँ से आ रही है। ठीक है,
मैंने एक नॉलेज पॉइंट लिखा है ऊपर, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। ये हमें याद रखना है। क्या रखना है? याद। ये फर्स्ट डेरिवेशन में बताया गया था, फिर भी हमें सिंपल से होने से याद होना चाहिए। पाई का फेज चेंज होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। ठीक है, अब डेरिवेशन पे आते हैं। इसमें दिया है, देखो टी थिकनेस ऑफ फिल्म है जो डायग्राम में दिखाई गई है, और म्यू एफ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म मटेरियल। जो फिल्म हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू एफ। तो फेस कंडीशंस रिक्वायर, दो चीज़ें चाहिए फेस कंडीशन को। सिंपली क्या चाहिए? फेस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वो दोनों लाइट, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या करनी चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी चाहिए। दैट मीन्स वो दोनों आउट ऑफ फेज, दैट इज 180 डिग्री के अपोजिट फेस में चलने चाहिए, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो मैं वन बाय वन पढ़ के बताता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझेंगे। रे 1 एंड रे 2 रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ थिन फिल्म बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ये फेस कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन है, मतलब यही कंडीशन है। फेस कंडीशन बोलता है कि दोनों रे अपोजिट फेस में होनी ही चाहिए जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड हो। ठीक है, सो उसके लिए ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? हम ये लर्न कर चुके हैं। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, कहाँ लर्न किया मैंने नीचे लिखा है, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे टॉपिक नंबर 2, मतलब सिलेबस के टॉपिक नंबर 2 में जो सेकंड पॉइंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, उसमें हमें मिनिमा की चेक करनी है। उसमें क्या बताया गया? मस्ट बी इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 ऑफ वेवलेंथ और इंटीग्रल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। दैट इज सिंपल सा बोल सकते हैं कि लैम्बडा बाय 2 या फिर 2n+1 लैम्बडा बाय 2। मतलब एक तरह से लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, इस तरह से ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव। समझ में आ रहा है? तो अगर ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होगा दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के पास, तभी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करेगा। ये आपको कहाँ समझेगा? जब आप डेरिवेशन कर लेंगे फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझेंगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम के अंदर रे 1 जा रही है, रे 2 जा रही है, इनके बीच में मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है मतलब मिनिमा। मिनिमा किससे कराएंगे? जब उन दोनों के, मतलब उन पर्टिकुलर दो रे के बीच में ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव, दैट इज 2n+1 लैम्बडा बाय 2, दैट इज लैम्बडा बाय 2। अब n की वैल्यू 0 से इंक्रीज कर सकते हैं, 0 1 2 3, तो 2n+1 लैम्बडा बाय 2। तो एक बार 0 डालूंगा तो लैम्बडा बाय 2 निकलेगा, एक बार 2 डालूंगा तो 5 निकलेगा, 1 डालूंगा तो 3 निकलेगा, इस तरह से ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। फिर हम ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, 2μt cos r माइनस लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा बाय 2। हमारे थिन फिल्म के डेरिवेशन में हमने सिर्फ एक बार माइनस लैम्बडा बाय 2 लिखा, यहाँ पे हमने 2 बार क्यों लिखा? उसका कारण मैंने लिखा, नीचे लिखा है। फर्स्ट लैम्बडा बाय 2 क्या है? पाई चेंज एक्ट एयर फिल्म इंटरफेरेंस, मतलब लाइट कहाँ से जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, तो वहाँ पे पाई चेंज होगा। फिर सेकंड लैम्बडा बाय 2 किस लिए आया? माइनस लैम्बडा बाय 2 किस लिए आया? क्यों? क्योंकि पाई चेंज है बिटवीन फिल्म और ग्लास के बीच में, फिल्म और ग्लास के बीच में। और फिल्म क्या है? रेयर मीडियम, ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, मतलब फिल्म क्या है? रेयर, और ग्लास क्या है? डेंसर। दैट मीन्स वो माइनस लैम्बडा बाय 2 किस लिए आया? फिल्म और ग्लास के बीच का। तो हम अज्यूम करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब देखो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में अब हमेशा याद रखना, पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस को अज्यूम करेंगे। अज्यूम कर रहे हैं, इसमें कारण कुछ नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कितना होता है? cos 0 1 होता है। तो सिंपली नॉर्मल इंसिडेंस। तो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा 2μft माइनस लैम्बडा। और देखो ये चीज़ अभी के लिए और अभी के बाद के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी माइनस लैम्बडा या प्लस लैम्बडा या -2 लैम्बडा, -3 लैम्बडा, -4 लैम्बडा, ऐसी कोई चीज़ हो, दैट मीन्स, अब सिंपल सा समझो एक बात, दो वेव है, उनके बीच का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है मान लो 0, मतलब उन दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। सेम फेज में चल रहे हैं, मान लो ये एक वेव आगे चल रहा है, एक वेव आगे चल रहा है, मतलब पूरा एक वेवलेंथ आगे चल रहा है दोनों वेव, ठीक है। अब जब ये इंटरफेरेंस करेंगे तो कभी ना कभी ये सेम फेज में ही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस ऐसे पॉइंट में नहीं है, मतलब लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2 ऐसे इसमें नहीं है, पूरी फुल वेव का डिफरेंस है, ठीक है। चाहे वो डिस्ट्रक्टिव में हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टिव में हो, मतलब चाहे कंस्ट्रक्टिव में हो चाहे डिस्ट्रक्टिव में हो, अगर उन दोनों के बीच का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, मतलब लैम्बडा से घट रहा है, मतलब एक पूरी वेव से घट रहा है, दैट मीन्स उनके बीच में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है।
मैं इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ। एज रिमूविंग और सब्सट्रैक्टिंग ऑफ फुल वेव डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन, मतलब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में एक फुल वेव को छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। वही अगर ये हाफ वेव होती तो फर्क पड़ता, λ/2 होता है ना तो फर्क पड़ता, क्योंकि ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में चल रहे फिर। ये माइनस लैम्बडा या -2 लैम्बडा -3 लैम्बडा, लैम्बडा क्या है, एक पूरी वेव की वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है? ठीक है। रे 1 एंड रे 2 इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो उसके लिए ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2m+1 λ/2। आप यम ले सकते हो, आप यम ले सकते हो। यम क्यों लेते हैं हम, पर्टिकुलर रिंग का मतलब बताने के लिए, न्यूटन्स रिंग में तो हम यम ले लेते, कोई बात नहीं है उसमें ले 10। वो हम डेल्टा को किसके इक्वल करेंगे, 2μft के इक्वल कर देंगे, और इससे हम निकालेंगे t। और फिल्म की थिकनेस हमें क्या निकालनी है, मिनिमम थिकनेस कितनी, क्योंकि हमारा गोल क्या है फेस कंडीशन से मिनिमम थिकनेस निकालने के लिए, तो उसके लिए हम यम की वैल्यू 0 रखते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम फर्स्ट मतलब एकदम मिनिमम निकाल रहे हैं तो यम की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, तो वहाँ पे 2m+1 की जगह पे यम 0 हो गया, तो 2μft मिनिमम। अब वो टी मिनिमम हो गया क्योंकि यम की वैल्यू हमने 0 रखी है, λ/2, तो टी मिनिमम हो गया λ4μf। और हमने अज्यूम किया है कि फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये हो गया आपकी फेस कंडीशन। फेस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है, हमें थिकनेस, मिनिमम थिकनेस निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है कि रे 1 एंड रे 2 आउट ऑफ फेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने ही चाहिए, क्योंकि ये फेस कंडीशन की कंडीशन ही है जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, इक्वल टू हाफ वेव और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव, ठीक है। तो डेल्टा हो गया 2μt cos r -λ/2 -λ/2। पहला λ/2 किसके लिए, एयर और ग्लास के लिए, एयर और फिल्म के लिए। सेकंड λ/2 किसके लिए, फिल्म और सॉरी फर्स्ट किसके लिए, एयर और फिल्म के लिए। सेकंड किसके लिए, फिल्म और ग्लास के लिए, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है चीज़, ठीक है। -λ/2 हो गया -λ, और रिमूविंग और सब्सट्रैक्टिंग वन फुल वेव डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन और इक्वेशन, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कंडीशन ऑफ मिनिमम मैक्सिमम में पढ़ा है कि 2m+1 λ/2 होना चाहिए, तो वो डेल्टा को हमने 2m+1 λ/2 से इक्वेट कर दिया। फिर फाइनली हमने m की वैल्यू 0 रखी, जिससे कि हमें t मिनिमम निकालेंगे, तो λ/2 हो जाएगा t मिनिमम λ4μf, सिंपल। अब आते हैं हम एम्पलीट्यूड कंडीशन के ऊपर। ये पेपर में कई बार आया है तो आपको पता होना चाहिए। रे 1 और रे 2 का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब उनकी एनर्जी हमें सेम, मतलब वो एक साथ क्रस्ट एक साथ ट्रफ्ट, मतलब सेम एनर्जी का मतलब ये नहीं कि एक साथ ट्रस्ट एक साथ क्रफ्ट, सेम फेज में नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। उसका मतलब है इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी को लिखने का तरीका हमें रटना है, रटने का भी एक सुझाव मैं देता हूँ। दूसरे में से पहला घटाओ, फर्स्ट लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से फिल्म में जा रही है, तो फिल्म माइनस एयर करो, तो μf माइनस μm अपॉन μf प्लस μm उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या होगा, फिल्म से ग्लास में आ रही है तो ग्लास माइनस फिल्म, तो μg माइनस μf, μg प्लस μf स्क्वायर। इसको क्या लिखा मैंने बाजू में, रटना है, सिंपल। μf μg क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फिल्म और ग्लास है, ठीक है। अब हम चारों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। म्यू की जगह पे 1 पुट कर देते क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो μf माइनस 1 μf प्लस 1 μf माइनस μf प्लस μg। अब हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इक्वेशन मिल जाएंगी μf इज इक्वल टू अंडर रूट μg। तो ये हमें क्या दिखाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिंपल सी बात है, जैसे एज्यूम कर लेना आपकी μg मैंने यहाँ पे लिखा है 1.5, तो μf कितना होगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो कम ही निकलेगा, तो अजम्पशन भी हमारा सही था, फिनिश। तो ये आपका एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हो गया। पेपर में आएगा ये सवाल, तो पूरा लिख के आना अच्छे से। और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। न्यूटन्स रिंग के ऊपर सिंपल सा मैं आपको बात बताऊंगा, इसके अंदर में क्या न्यूमेरिकल आता है, फिक्स है न्यूमेरिकल आएगा, या फिर इन द मोस्ट ऑफ द रेयर केस इसके अंदर चीज़ें पूछी जाती है कि फ्रिंज सर्कुलर क्यों है, स्पेसिंग अनइक्वल क्यों नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज क्यों होना चाहिए, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल द